चलो भाई स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, माइक वाइक चालू है ना, आवाज आ रही है ना? ठीक है, ओके। तो देखो, हमें आज एक तो पार्ट करना है जो हमने लास्ट क्लास में कुछ न्यूमेरिकल छोड़े थे वो करने हैं। और दो टॉपिक हैं थ्योरी के। वैसे तो क्वेश्चंस ही हैं वो, बट एज अ थ्योरी 3 मार्क्स में 2 मार्क्स में आ जाते हैं। तो अभी प्लान चेंज हो गया ऑन स्पॉट। तो हम पहले वो थ्योरी के क्वेश्चंस कर रहे हैं और बाद में हम न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेंगे, डिफ्रैक्शन के और थोड़े बहुत इंटरफेरेंस के मिक्स हैं। पर आज न्यूमेरिकल नहीं है, आज कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, बस कोई न्यूमेरिकल नहीं है हमारे पास आज। तो पहले हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो लॉज हैं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के, वो हमने रे ऑप्टिक्स के अंदर डिस्कस किए थे, डायरेक्टली लिखे थे, जिसमें रिफ्लेक्शन में मेनली हम पढ़ते हैं कि साइन आई और मतलब एंगल आई और एंगल आर दोनों बराबर होते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और रिफ्रैक्शन में मेनली हमने स्नेल्स लॉ पढ़ा था। ठीक है, कि किसी भी मीडियम के लिए, पेयर ऑफ मीडियम के लिए जो रेशियो आता है साइन आई और साइन आर का, वो कांस्टेंट आता है। तो वो दोनों चीज मुझे दोबारा से प्रूफ करनी है, लेकिन मुझे अब प्रूफ करना है यूजिंग वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स मतलब वेव थ्योरी का यूज करके मुझे दोनों लॉ प्रूफ करने हैं। वेव थ्योरी मतलब मुझे हाइगन्स प्रिंसिपल जो है, वेव फ्रंट का जो कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट का यूज करके मुझे प्रूफ करना है कि जो लॉज हैं रिफ्लेक्शन के और रिफ्रैक्शन के वो करेक्ट हैं। ठीक, तो ये दोनों क्वेश्चन पेपर में आते हैं कि आपको लॉज एक्सप्लेन करने हैं, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन यूजिंग वेव थ्योरी और हाइगन्स प्रिंसिपल। ठीक, तो हमें पढ़ना है स्टार्ट। तो पहला जो पार्ट है वो है रिफ्लेक्शन के लॉज जो हैं वो आप एक्सप्लेन करो। ठीक है, और कैसे? हाइगन्स प्रिंसिपल का यूज करके। तो इसके अंदर हमें करना क्या है? नाइस। इसके अंदर हमें करना क्या है कि हमें वेव फ्रंट वाला कंसेप्ट यूज करना है। तो एक सरफेस लेंगे और थोड़ा सा टाइम वेस्ट करेंगे डायग्राम बनाने में, थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। तो हमारे पास एक सरफेस है। ठीक है, हमारे पास एक सरफेस है और इस सरफेस पे एक वेव होती है इंसिडेंट। अगर हमें रिफ्लेक्शन की बात करनी है तो रिफ्लेक्शन में क्या होगा, ये हमारे पास एक मिरर है। इस मिरर पे एक वेव होती है इंसिडेंट। एक वेव के लिए हम हमेशा बात करते हैं किसकी? वेव फ्रंट की। ठीक है, तो हमने मान लिया इस सरफेस पे एक प्लेन वेव फ्रंट जो है वो इंसिडेंट हुआ। इस सरफेस के ऊपर एक प्लेन वेव फ्रंट आया और वो इस पे इंसिडेंट हुआ। तो मान लिया जो प्लेन वेव फ्रंट है वो हमारे पास इस तरीके से है। दिस इज द प्लेन वेव फ्रंट। ये हमारे पास एक प्लेन वेव फ्रंट है जो इस सरफेस के ऊपर आ रहा है। वेव फ्रंट हमने सीखा था, क्या था वेव फ्रंट की? फर्स्ट क्लास में था। जो हमने डेफिनेशन यूज की थी वो क्या था? लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स विच आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। ठीक है, मतलब वो सारे पार्टिकल्स का ग्रुप जो सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे उसको हम क्या बोलते हैं? वेव फ्रंट बोलते हैं। तो एक वेव फ्रंट है ये। अब मुझे इस वेव फ्रंट को, अगर ये वेव फ्रंट इस सरफेस पे होगा इंसिडेंट, तो मुझे ड्रॉ करना है इसका रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट कैसा होगा। ठीक है, हालांकि हमने ये 1 मार्क्स में डायरेक्ट क्वेश्चन किया था, वैसे हमें पता है पहले से ही। अगर मैं ये कंसेप्ट ना यूज करूं और मैं डायरेक्ट बोलूं तो हमने ऐसे लिखा था कि मान लो ये वेव फ्रंट है, तो एक रे ऐसे आएगी, एक रे ये आएगी, दोनों रे रिफ्लेक्ट होंगी, इधर जाएंगी, और ये मेरे पास क्या आएगा? रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट आएगा। लेकिन अब मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में फंडामेंटल तरीके से ड्रॉ करना चाहता हूँ। ठीक है, तो क्या किया हमने? इस रे पे हमने यूज किया क्या? इस रे पे कुछ हमने रेज यूज की जो इस वेव फ्रंट पे आती हैं। अगर ये वेव फ्रंट प्लेन वेव फ्रंट है तो रेज कैसी आएंगी इस पे? नॉर्मली। नॉर्मली मतलब कैसी आएंगी इस पे? पैरेलल रेज आएंगी। तो मैंने यहां से स्टार्ट करते हुए दो रे चूज की जो इस पे आती है नॉर्मली। इस पर नॉर्मल क्या आएगा? ये क्या है? इस पे नॉर्मल है इस पर नॉर्मल? ये लग रहा है काइंड ऑफ, या ठीक ही लग रहा है। ये इस पे नॉर्मल है। ठीक है, मतलब ये जो एंगल है वो 90 है, और एक रे मैंने यहाँ से चूज की तो इस पे नॉर्मल है। ये भी क्या है? इस पे नॉर्मल है। ये दो रे आ रही हैं तो इस पे नॉर्मल है, बट ये लग रही है नॉर्मल।
हाँ, थोड़ी सी कम लग रही है, अब ज़्यादा ठीक लग रही है। ठीक है, ये दोनों इस पे नॉर्मल है। जब ये, ध्यान ध्यान दो, इस पॉइंट से जो एक रे आ रही है, जब ये यहां से स्टार्ट कर रही है और ये इस पॉइंट तक पहुंची, मान लो ये एयर में ही मूव कर रही है या वैक्यूम है, ठीक है, तो एयर में इस लाइट की स्पीड क्या होती है? स्पीड ऑफ लाइट। तो मान लिया टाइम टी में ये पॉइंट ए और ये पॉइंट है बी, इसने टाइम टी में यहां से यहां तक डिस्टेंस ट्रेवल की, ठीक है, तो डिस्टेंस कितनी लिखोगे? अगर इसकी स्पीड c थी और टाइम लगा t, तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी आएगी? ct आएगी। तो जो पार्टिकल यहां से स्टार्ट हुआ उसने यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस ट्रेवल की कितनी? ct डिस्टेंस ट्रेवल की। तो जो पार्टिकल यहां से स्टार्ट होगा वो भी टाइम t में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? ct। अगर ये एक वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट का मतलब है यहां से जो भी पार्टिकल चलेगा वो सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अगर इसने डिस्टेंस ट्रेवल की है ct, तो ये भी कितनी करेगा? ct। बट ये इस पे आया है और यहां से क्या होगा? ये रिफ्लेक्ट होगा। तो ये पार्टिकल जो यहां पे वो कहां जाएगा? नीचे या ऊपर? अगर ये मिरर है, अगर यहाँ रिफ्लेक्शन होगा तो कहां जाएगा? ये ऊपर जाएगा। तो वो यहां से ऊपर जाएगा और कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? ct डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो मुझे वो ct डिस्टेंस निकालनी है। अब कैसे निकालूंगा? लॉजिक क्या है निकालने का? ये डिस्टेंस ct है, तो मुझे ज्योमेट्री का यूज करके एक ct डिस्टेंस चाहिए। तो ज्योमेट्री का यूज कर ct कैसे लोगे? आर्क लिया, कितनी डिस्टेंस का? ct का, और यहां से मैंने एक ct डिस्टेंस का एक आर्क लगा दिया। कितनी डिस्टेंस का? ct डिस्टेंस, ठीक है। ये जहां भी आर्क लगेगा वो डिस्टेंस कितनी होगी? यहां से वो डिस्टेंस ct आएगी। उसको मैंने इस पॉइंट से टेंजेंशियली ज्वाइन कर दिया, क्योंकि मुझे पता है जो भी ये डिस्टेंस आएगी, कौन सी डिस्टेंस? ये डिस्टेंस, ये इस पे हमेशा क्या होगी? नॉर्मल होगी। तो ये मुझे क्या देगा? तो ये आया है इस रे पे नॉर्मल। रे पे जो नॉर्मल आएगा वो मेरे पास क्या आएगा? वेव फ्रंट आएगा। ये मुझे क्या मिल जाएगा? रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। अगर ये है इंसिडेंट वेव फ्रंट, तो इस पार्टिकल ने डिस्टेंस ट्रेवल की ct, तो जो यहां से ट्रेवल करेगा वो भी कितनी करेगा? ct। तो ct का एक आर्क लिया, उसको ज्वाइन किया और मुझे क्या मिल गया? रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट मिल गया। और अभी डायग्राम गंदा बने, इसको ठीक करेंगे अभी। ठीक है, समझ में आया लॉजिक? पर जब हम बनाते हैं तो हमें पता है ऐसा ही मिलने वाला है लॉजिकली, तो हम पहले से ही इक्वल डिस्टेंस लेकर उसको ड्रॉ कर लेते हैं और बाद में आर्क लगाते हैं जब हम ड्रॉ करते हैं पेपर के अंदर। लॉजिक ये है कि यहां से आर्क ct ली, उसका एक आर्क लगाया, उसको ज्वाइन कर दिया टेंजेंशियली, वो मुझे क्या देगा? रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट देगा। पर हम पेपर में ऐसे बनाते नहीं है, ऐसे गलत बनता है। पेपर में बनाने की ट्रिक क्या है? पेपर में बनाने के लिए हम पहले ही वेव फ्रंट ड्रॉ कर लेते हैं। पहले ही मैंने क्या किया, यहां पे वेव फ्रंट इसके सिमेट्रिक ड्रॉ कर लिया, अप्रोक्सीमेट सिमेट्रिक। तो देखो ये इतने डिस्टेंस पे है, तो हमने यहां पे पहले ही इसके बराबर यहां पे एक वेव फ्रंट ड्रॉ कर लिया, ठीक है। इसके सिमेट्रिक लग रहा है, सिमेट्रिक है? नहीं लग रहा, सिमेट्रिक है? क्यों नहीं लग रहा? हाँ बोल देता। अब अब ठीक है। ये काम ऐसे क्यों करता है कि ये वापस ना जाए? ऐसे काम क्यों करता तू? हाँ, तो मान लिया, मतलब काम वही करना है कि इससे आग लगाया, उसको ज्वाइन कर दिया, पर पेपर में ट्रेस उल्टे करते हैं, पहले बना लिया उसके बाद में ज्वाइन करते हैं। तो यहां से जो रही जाएगी वो इस पर जाएगी नॉर्मली, और ये मेरे पास क्या आ गया? डायग्राम बन गया। तो काइंड ऑफ सिमेट्रिक बन रहा है, ठीक है। तो दिस इज ए बी, क्या है मेरे पास? ए बी क्या है मेरे पास? इंसिडेंट वेव फ्रंट। और ये ए डैश बी डैश, ये क्या है? ये क्या बन गया? ये बन गया रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। तो 2 मार्क का क्वेश्चन आता है, लॉ प्रूफ करना है, तो उसमें 1 मार्क सिर्फ डायग्राम बनाने का है, ठीक है। इसमें जो येलो वाले हैं वो हैं वेव फ्रंट,
और जो व्हाइट में है वो हमारे पास क्या है, जो व्हाइट में है वो है रे। एक रे इधर गई है। वैसे अगर देखा जाएगा तो अगर मैं यहाँ ड्रॉ करूंगा नॉर्मल, तो रे यहाँ से इधर जाएगी आगे। जो रे यहाँ से आई है ये नॉर्मल है, ये रे इधर चली गई। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो ए बी है, ए बी क्या है, ए बी इज इंसिडेंट वेव फ्रंट। और ए डैश बी डैश क्या है, ए डैश बी डैश इज रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। ठीक है, पहला पार्ट तो ये हो गया कि आपको डायग्राम बनाना है। ठीक है, सेकेंड पार्ट यहाँ पे ये है कि हमें प्रूफ करना है साइन आई और साइन आर। ठीक है, हमने साइन आई साइन आर पढ़ा है, मतलब आई और आर जो पढ़ा है वो पढ़ा है रे के साथ। अभी मैं सेम चीज ड्रॉ कर रहा हूं किसके साथ, वेव फ्रंट के साथ। तो देखो वेव फ्रंट कितने एंगल पे इंसिडेंट हुआ है, ये जो ए बी वेव फ्रंट है, इस ए बी का जो एंगल है, ये एंगल पूरा, ये एंगल कितना है आई। और ये है रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, तो ये एंगल कितना है आर। मुझे प्रूव करना है ये आई और ये आर क्या है, सेम है। आई क्या है, आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब अगर आपको डाउट आए कि आई और आर तो रे के साथ बनते हैं, तुम चेक कर सकते हैं यही आई और आर रे के साथ भी बनेंगे। हमने पीछे भी प्रूव किया था ये, देखो कहाँ पे रफ पे बनाए। एक बार यहाँ पे रफ में ट्राई करते हैं कि आई आर सेम क्यों होंगे। आई आर सेम क्यों होंगे। ये एक सरफेस ली, ठीक है, इस पे ये नॉर्मल था और एक वेव फ्रंट ये आया था, ये इस पे सरफेस पे रे आई, और ये रे यहाँ से आने के बाद कहाँ जाएगी, ये जो रे आई है वो रे इधर चली गई। ठीक है, अभी हमारा इसका कोई काम नहीं है, तो हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं वेव फ्रंट की। देखो ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, तो ये एंगल कितना होगा आई, क्योंकि ये मेरे पास क्या है, इंसिडेंट रे है, और ये नॉर्मल है, ये आई है। ये पूरा एंगल कितना है, ये एंगल कितना है 90। क्यों, रे जो होती है वो वेव फ्रंट पे क्या होती है, नॉर्मल। तो अगर ये एंगल आई है, और मान लिया मैंने ये छोटा सा जो एंगल था ये मैंने एक्स मान लिया, तो मुझे बताओ आई प्लस एक्स कितना होगा 90। अगर ये एक्स है और ये एंगल वाई है, बताओ वाई नहीं बना पा रहा हूं, ये वाई है, तो एक्स प्लस वाई भी कितना आएगा। तो दोनों को इक्वेट कर दो, आई प्लस एक्स किसके बराबर आएगा, एक्स प्लस वाई, एक्स कैंसिल, तो आई किसके बराबर आएगा, वाई। तो अगर ये आई था तो ये भी कितना आएगा, आई। सिमिलरली अगर रे यहाँ गई है, ये आर था, ये भी कितना आएगा, आर आएगा। तो आई आप बनाओ रे के साथ या वेव फ्रंट के साथ, बात सेम है। समझ में आया। ठीक है, तो अब मुझे प्रूफ करना है ये एंगल आई, ये जो पूरा एंगल आई और ये जो पूरा एंगल आर है, दोनों सेम है, ये मुझे प्रूफ करना है। ठीक है, तो प्रूफ करना बहुत ज़्यादा आसान है। इसमें हमने दो ट्राइंगल चूज किए जो दोनों लग रहे हैं, या तो सिमिलर होंगे या कॉन्करेंट होंगे। ठीक है, कौन कौन से ट्राइंगल लग रहे हैं, एक ट्राइंगल है ये ए बी और बी डैश। तो इन ट्राइंगल ए बी और बी डैश, ट्राइंगल ए बी और बी डैश, और ट्राइंगल ए के कॉरस्पॉन्डिंग ए डैश है, जहां बी था वहां पे क्या आ गया, बी डैश। तो ए डैश, बी डैश और बी। ठीक है, इन दो ट्राइंगल में देखो क्या कॉमन है, बी बी डैश दोनों में कॉमन है। ठीक है, ये जो एंगल है, एंगल ए और एंगल ए डैश कितना है, दोनों एंगल कितने हैं 90। और देखो ए से लेके जो बी तक की डिस्टेंस है वो कितनी है सी टी, और ए डैश बी भी कितना है सी टी। तो ए बी और ए डैश बी दोनों कितने हैं सी टी। तो दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्करेंट हो गए। तो अगर ट्राइंगल कॉन्करेंट होंगे तो क्या आएगा, ट्राइंगल ए बी बी डैश कॉन्करेंट टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश बी। अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्करेंट है तो क्या बचा, तीनों एंगल क्या होंगे बराबर। तो एंगल ए बी
बी डैश, एंगल ए बी बी डैश किसके बराबर होगा, ए डैश बी। इसका मतलब ट्राइंगल एंगल ए बी बी डैश एंगल बराबर होगा ए डैश बी, दैट इज एंगल आई और एंगल आर क्या आएंगे, सेम आएंगे। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या आ गए, सेम आ गए। आ गया। तो ये आपका पहला पार्ट है कि जो लॉ है रिफ्लेक्शन का हमें प्रूव करना, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, जिसमें 1 मार्क्स ये है और 1 मार्क्स ये है। ये इतना ही पार्ट 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स दोनों में आया हुआ है। अगर 2 मार्क्स में आएगा तो ये एक, अगर 3 में आएगा तो ये 1 और ये 2। ठीक है, तो उसके हिसाब से उनकी जो बाइफिकेशन है मार्क्स का वो आप कर सकते हो। समझ में आया? तो जैसे मैंने ये रिफ्लेक्शन का किया है, सेम मुझे प्रूव करना है किसका, रिफ्रैक्शन का। तो रिफ्रैक्शन में हम मिरर नहीं मानेंगे, वहां पर हम एक सरफेस इंटर सरफेस मानेंगे। ठीक है, जिसमें लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर मूव करेगी। तो डायग्राम मतलब पेज एक्स्ट्रा हटा देते हैं। अब अगला पार्ट है हमारे पास, हमें रिफ्रैक्शन के लॉस प्रूव करने हैं। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन में क्या होगा, लाइट एक सरफेस पे आएगी और वहां से कहाँ जाएगी, वो दूसरी सरफेस पे मूव करेगी। तो इसमें हमने माना ये मेरे पास एक सरफेस है। ठीक है, ये एक सरफेस है हमारे पास, इस सरफेस पे एक वेव फ्रंट आया। अब हमने वो मान लिया ग्रीन से, यहाँ पे एक वेव फ्रंट आया, ये वेव फ्रंट हमारे पास, दिस इज द इंसिडेंट वेव फ्रंट। ये हमारे पास इंसिडेंट वेव फ्रंट है। ठीक है, ये मेरे पास इंसिडेंट वेव फ्रंट है। फिर क्या करोगे यहाँ पे, जैसा उसमें किया है, 2 रे मानेंगे। एक रे यहाँ से आई नॉर्मली और एक यहाँ से आएगी नॉर्मली। जो नॉर्मली आएगी रे, जो नॉर्मली आएगी रे वो यहाँ पे आ रही है। ठीक है, जो रे नॉर्मली आ रही है वो इस पॉइंट पे आ रही है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, बाकी का इग्नोर कर देते हैं। रे हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और डायग्राम और अच्छा बन सकता है क्या, चल जाएगा काम। और एक रे यहाँ से आएगी इस पे नॉर्मली। ठीक है, एक रे इधर आई और एक यहाँ आई। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये 2 सरफेस को मतलब इंटरफेस है एक तरीके से 2 मीडियम के बीच में। तो रिफ्रैक्शन में क्या होता है, मान लिया इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे ये नॉर्मल है, मान लिया। जब रे, तो ये रे है, जब ये इधर गई, तो मान लिया इस मीडियम में, जो ऊपर मीडियम में, इसकी स्पीड v1 थी। तो अगर v1 स्पीड थी, उसने टाइम t में कवर किया, तो डिस्टेंस कितनी आएगी, डिस्टेंस कितनी आएगी, v1t। यहाँ पे हम ये नहीं बोल सकते कि सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, क्योंकि स्पीड बदल गई। ठीक है, पर टाइम तो सेम ले रहा है। तो जितने टाइम में इसने v1t डिस्टेंस ट्रैवल किए, उतने टाइम में यहाँ पे कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो मुझे निकालना है। ठीक है, तो मान लिया इस मीडियम में स्पीड कितनी है, यहाँ पे स्पीड है v1 और यहाँ मैंने लिख दिया जो स्पीड है वो है v2। ठीक, तो यहाँ पे कितनी डिस्टेंस होगी, यहाँ पे डिस्टेंस क्या आएगी, अगर स्पीड v2 है तो डिस्टेंस क्या आएगी, v2t। तो v2t कहाँ से लोगे, जैसे इसमें ये पार्टिकल यहाँ पे आ रहा है, तो जो पार्टिकल यहां से स्टार्ट करेगा वो इस मीडियम में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, v2t। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा मेरे पास, डिस्टेंस यहाँ पे कितनी आएगी, v2t। तो जैसे मैंने वहां पे आर्क लिया था कितनी डिस्टेंस का, ct का, तो यहाँ पे किसका लोगे, v2t का। तो v2t का मैंने यहाँ पे एक आर्क लिया। अब मान लो ये जो है लेट्स से ये रेयर है और ये डेंसर है। ठीक है, तो डेंसर में स्पीड क्या होती है, कम हो जाती है। जब स्पीड कम हो जाएगी तो डिस्टेंस भी क्या होगी, कम होगी। तो जो डिस्टेंस यहाँ ट्रेवल करेगा, क्या वो सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, नहीं, यहाँ पे कम करेगा। तो मान लिया इसमें इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ये नॉर्मल था, ये नॉर्मल है। तो यहाँ पे डिस्टेंस v1t है, यहाँ मान लिया डिस्टेंस कितनी कर रहा है वो, v2t डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो उस v2t डिस्टेंस के लिए मैंने एक आर्क लगाया और उसको फिर ज्वाइन कर दिया इससे,
टेंजेंशियली, तो ये मुझे क्या देगा, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। जो टेंजेंशियल आता है वो क्या देता है, वेव फ्रंट देता है। तो सेम काम कर लेते हैं, बस डायग्राम सही बनाते हैं। तो अब यहाँ पे क्या किया हमने, पहले ही ड्रॉ कर लिया वेव फ्रंट। ड्रॉ करना इजी है, ये ना वेव फ्रंट। तो यहाँ से डिस्टेंस ली कुछ, ठीक है, और इसको ज्वाइन कर दिया इधर। तो यहाँ पे मैं ऐसे आर्क दिखा सकते हैं कि मैंने एक आर्क लिया, कितनी डिस्टेंस का, v2 t डिस्टेंस। तो ये पॉइंट ए बी, और ये पॉइंट आएगा बी डैश, और ये A। इसमें कंफ्यूजन ये आता है, बच्चों को लगता है ये डिस्टेंस ट्रेवल की है, ये डिस्टेंस नहीं ट्रेवल की, डिस्टेंस ये ट्रेवल की है, ठीक है। तो यहाँ कंफ्यूजन ये आता है कि उनको लगता है कि ये डिस्टेंस ट्रेवल किया है। जैसे ये वेव फ्रंट है, ये भी एक वेव फ्रंट है। ये है कौन सा वेव फ्रंट, इंसिडेंट। ये कौन सा आएगा यहाँ पे, रिफ्रैक्टेड। और ये डिस्टेंस v1t, ये डिस्टेंस v2t, ठीक है यहाँ तक। अगर यहाँ पे देखोगे इसमें, तो एंगल क्या आएंगे, ये एंगल I, और ये एंगल R। इसके हिसाब से ये एंगल I और ये एंगल क्या आएगा, अगेन वेरीफाई कर सकते हैं, ये अगर R है तो ये भी R आएगा। कैसे करोगे वेरीफाई, अगर ये I है तो ये I आएगा, अभी किया था। सेम अगर ये R है तो ये एंगल भी कितना आएगा, R आएगा। देखो ये 90 है ना, ये R है, तो ये क्या बनेगा, अगर ये R है तो बनेगा 90 माइनस R, और ये 90 है तो 90 माइनस R प्लस क्या करो ताकि 90 आए, R ही बचेगा, है ना भाई। अगर ये R है तो ये एंगल क्या बचेगा, 90 माइनस R। तो अगर ये 90 माइनस R है तो फिर अपने आप क्या आ जाएगा, R आ जाएगा, ठीक। तो ये स्पीड v1 v2 की। अब हमें यहाँ पे स्नेल्स लॉ प्रूफ करना है इसका यूज करके। तो स्नेल्स लॉ के लिए क्या करते हैं, हमें साइन आई चाहिए और साइन आर चाहिए। तो मैंने दोनों ट्राइंगल में ये एंगल 90 है, साइन आई निकाला, साइन आर निकाला और डिवाइड कर दिया। बताओ साइन आई क्या आएगा। साइन आई के लिए ट्राइंगल यूज किया कौन सा, ऊपर वाला। ये 90 है, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, ठीक है। एंगल बनता हमेशा बेस और हाइपोटेनियस के बीच में। 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर। तो साइन होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। क्या है परपेंडिकुलर, ए बी डैश, और नीचे क्या आएगा, बी बी डैश। तो साइन आई आएगा ए बी डैश बाय बी बी डैश। ए बी डैश है v1t बाय बी बी डैश, ठीक है। एंड साइन आर क्या आएगा, साइन आर अगेन एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर। तो ए डैश बी बाय बी बी डैश। ए डैश बी कितना है, ए डैश बी इज v2t, और डिवाइड बाय बी बी डैश, दोनों को डिवाइड कर दिया, साइन आई बाय साइन आर। क्या आएगा जब डिवाइड करोगे, तो दोनों में बी बी डैश कॉमन है, कट गया, ऊपर बचेगा v1t और नीचे v2t, टी भी कैंसिल, तो क्या आएगा, क्या आएगा, v1 बाय v2, ठीक है। तो साइन आई बाय साइन आर आ गया v1 बाय v2। और बाय डेफिनेशन हमें पता है एज n12 जो होता है टेंसर का विद रिस्पेक्ट टू रेयर, वो आता है दोनों की स्पीड के रेशियो के बराबर होता है। तो यही n1 n2 किसके बराबर आ गया, n12 हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। ये n1 और ये n2, ठीक है। तो हेंस स्नेल्स लॉ इज वेरीफाइड। तो ये दो क्वेश्चन हैं जो पेपर में आते हैं, समझ में आ गए। तो इनमें कुछ खास है नहीं, डायग्राम के मार्क्स हैं, डायग्राम में आप एरो पुट करोगे और यहाँ लिख दो। यहाँ हमने लिखा नहीं है अभी, हमने यहाँ पे क्या लिखा कि जो ए बी है, ए बी क्या है,
ए बी इज इंसिडेंट वेव फ्रंट और ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश क्या है? रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। ठीक है, ये दो क्वेश्चन है जो डायरेक्ट पेपर में बनते हैं। इस बार भी था एक क्वेश्चन प्री बोर्ड में शायद, तो ये ज्यादातर तो आया हुआ है, पर ऐसा नहीं है कि हमेशा ही आएगा, बट प्रेफरेंस होती है वेव ऑप्टिक्स से इन दोनों में से कोई एक आ जाए, चाहे वो रिफ्लेक्शन का हो या वो रिफ्रैक्शन का, तो दोनों आपको आने चाहिए। क्लियर है? समझ में आ गया यहां तक? ओके, तो ये दो टॉपिक हमें करने थे। बाकी हमारे पास अब इस चैप्टर में जो बचे हैं वो कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बचे हैं, वो हमें डिस्कस करने हैं बस। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, करें आगे। हम्म, तो आगे करते हैं क्वेश्चन। मतलब मुझे आज जो मेरे माइंड में है क्वेश्चन, इसके अलावा मैं सब कराना ही है। अब करते हैं आगे का पार्ट, ये हटा देते हैं राइट। इसमें लिखा हुआ है इन व्हाट वे इज द डिफ्रैक्शन फ्रॉम ईच स्लिट रिलेटेड टू इंटरफेरेंस पैटर्न इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। डिफ्रैक्शन होता है सिंगल स्लिट के लिए, और जो इंटरफेरेंस है वो किससे होता है? दो स्लिट से होता है। ठीक है, तो हमने सीखा था कि जब डिफ्रैक्शन होगा तो उसमें हमें एक ही स्लिट चाहिए, और इंटरफेरेंस में हमें क्या चाहिए? दो स्लिट चाहिए। तो क्वेश्चन बोला कि दोनों में क्या रिलेशन है और क्या डिफरेंस है। इन व्हाट वे डिफ्रैक्शन पैटर्न जो है रिलेट करता है किससे? इंटरफेरेंस से। तो देखो हमने क्या सीखा था कि अगर एक सिंगल हमारे पास स्लिट है, एक सिंगल स्लिट है, तो सिंगल स्लिट से हमें एक डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलता है जिसमें साइड में जाते हुए जो फ्रिंजेस हैं वो कम होती रहती हैं, और जो इंटरफेरेंस था उसमें आती हैं दो स्लिट्स, और दोनों से जो हमें पैटर्न मिलता है उसमें क्या होता है? जो फ्रिंजेस हैं वो इक्वली आती हैं। तो ये हमारे पास डायग्राम था किसके लिए? इंटरफेरेंस के लिए, और ये किसके लिए आता है? डिफ्रैक्शन के लिए। डिफ्रैक्शन एक स्लिट पे हो रहा है और इंटरफेरेंस दो स्लिट से हो रहा है। तो बोला डिफ्रैक्शन इससे कैसे रिलेट कर सकता है। तो बोलते हैं इंटरफेरेंस कब होता है? इंटरफेरेंस तब होता है जब दो कोहेरेंट सोर्स सुप्रीम पोज करते हैं। डिफ्रैक्शन कब होता है? जब एक ही सोर्स के सेकेंडरी वेवलेट जो हैं वो सुप्रीम पोज करते हैं, तो क्या होता है? डिफ्रैक्शन होता है। तो बोला डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस आपस में कैसे रिलेटेड है। तो हम बोलते हैं कि जो एक स्लिट का डिफ्रैक्शन है, तो एक्चुअल में यहां भी क्या हो रहा है? डिफ्रैक्शन, और यहां भी क्या हो रहा है? डिफ्रैक्शन। ये डिफ्रैक्शन और ये डिफ्रैक्शन दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? इंटरफेरेंस बना। ठीक है, तो हम शॉर्ट में क्या ले सकते हैं? इंटरफेरेंस जो है, समझने के लिए, इंटरफेरेंस, ठीक है, इज द सुपर पोजिशन, सुपरपोजिशन ऑफ डिफ्रैक्शन। ठीक है, सुपरपोजिशन ऑफ डिफ्रैक्शन ड्यू टू ईच स्लिट। समझ में आ गया? इन दोनों का जो इंडिविजुअल डिफ्रैक्शन है वो सुप्रीम पोज होकर हमें क्या देता है? इंटरफेरेंस पैटर्न देता। ऐसे क्वेश्चन पहले पेपर में बहुत आते थे, अभी ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट हो गया सारा। पहले ये सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे 1 मार्क्स के, कि 1 मार्क्स में 1 वर्ड 1 लाइन के अंदर आंसर करो कि ऐसा क्यों होता है। अब अगर ये मे बी अब जो क्वेश्चन बनते हैं ऐसे, वो क्या हो रहा है अभी पेपर के अंदर? 3 मार्क का क्वेश्चन होंगे और 3 स्टेटमेंट को आपको एक्सप्लेन करना है, या 2 मार्क का क्वेश्चन होगा, 2 स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करनी है, तो अब ये उनमें बन जाएगा। या फिर ये बन जाते हैं किसके अंदर? अब ऐसे क्वेश्चन असर्शन एंड रीजन के अंदर। ठीक है, वहां पे सब क्वेश्चन बन जाते हैं। क्लियर है पहला क्वेश्चन? एक से डिफ्रैक्शन हो रहा है, दो से इंटरफेरेंस होता है, तो दोनों का जो डिफ्रैक्शन था वो मिलके क्या बना रहे हैं? इंटरफेरेंस बना रहे हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है डिफ्रैक्शन इज कॉमन इन साउंड। क्वेश्चन है डिफ्रैक्शन इज कॉमन इन साउंड एंड नॉट कॉमन इन लाइट वेव। ये क्वेश्चन हमने फर्स्ट क्लास में आंसर किया था कि साउंड में क्यों होता है और लाइट वेव में क्यों नहीं होता। ठीक है, तो इसको हमने, अगर हम शॉर्ट में लिखें तो हमें ये पता है फॉर डिफ्रैक्शन, ठीक है, डिफ्रैक्शन के लिए, हाँ वही, फॉर डिफ्रैक्शन
जो हमारे पास क्या होता है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट मस्ट बी कंपेरेबल टू दी वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज, वेवलेंथ ऑफ लाइट। कहीं भी अगर डिफ्रैक्शन होगा तो ऑब्जेक्ट का साइज वेवलेंथ के कंपेरेबल होना चाहिए। जितना दोनों में कम डिफरेंस होगा उतना डिफ्रैक्शन क्या है, ज्यादा होगा। ठीक है, साउंड वेव के लिए, फॉर साउंड वेव, ठीक है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो है इज कंपेरेबल टू दी वेवलेंथ ऑफ साउंड। जैसे एग्जांपल में हमने दिया था कि अगर मेरे पास दो रूम है, ठीक है, और इस रूम में यहाँ एक बच्चा खड़ा है, यही जिसका क्या है हाँ हाँ, और एक बच्चा यहाँ खड़ा है, ठीक है, लेटा हुआ है मान लो, है ना एक टांग पे, अब यार ये तो गलत कर देंगे लोग ना। हाँ, ठीक है, तो एक सीधा है और एक लेटा हुआ है। अगर ये आवाज मारेगा, क्या यहाँ तक आवाज जाएगी, जाएगी। साउंड वेव में क्यों आती है, कि साउंड वेव में जो ऑब्जेक्ट का साइज है, ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ पे क्या है, जो कॉर्नर्स हैं, जितने भी हमें आसपास ऑब्जेक्ट्स हैं, उनकी जो वेवलेंथ, जो साइज आती है, वो वेवलेंथ ऑफ साउंड के बराबर आती है या कंपेरेबल आती है। मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में साउंड की वेव आती है, ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट हैं, जो कॉर्नर्स हैं, उनका भी साइज क्या होता है, मिलीमीटर की फॉर्म में उसी के आसपास होता है। तो जब दोनों कंपेरेबल हैं तो साउंड क्या है, कोने पे टकरा टकरू के आगे पहुंच जाती है, तभी हमें दूर की आवाज जो सुनाई देती है आराम से, ठीक है। लेकिन लाइट के केस में क्या होता है, ठीक है, फॉर लाइट वेव इन जनरल, ठीक है, इन जनरल जो साइज है ऑब्जेक्ट का, जो रियल वर्ल्ड, यहाँ ऑब्जेक्ट से मतलब किससे है, रियल वर्ल्ड से, जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है रियल वर्ल्ड में जो हमारे आसपास एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, वो बहुत बड़ा है किससे, वेवलेंथ ऑफ लाइट से। अब वेवलेंथ जो है लाइट की वो एंगस्टॉम में है, ठीक है। एवरेज वैल्यू जो आती है लाइट की वो आती है 3800 एंगस्टॉम टू 7800 एंगस्टॉम। बुक्स में मान लेते हैं एवरेज 5000 एंगस्टॉम। तो वो एंगस्टॉम में आ रही है, ये मिलीमीटर में आ रहा है। तो इसमें ये साइज बहुत बड़ा है किससे, वेवलेंथ ऑफ लाइट से, इसलिए लाइट का जो डिफ्रैक्शन है वो इजिली ऑब्जर्वेबल नहीं है। तो अगर हमें ऑब्जर्व करना लाइट का, तो हमें क्या करना पड़ेगा, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसी के लिए हम इतना साइज चूज करते हैं स्लिट का कि वो माइक्रोमीटर में आता है, तो हम लाइट का जो डिफ्रैक्शन है उसको हम ऑब्जर्व कर पाते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो हैं 1 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। एक ये क्वेश्चन है, लिखा हो व्हेन अ टाइनी सर्कुलर ऑब्स्टेकल इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ लाइट फ्रॉम अ डिस्टेंट सोर्स। बहुत दूर एक सोर्स है, यहां से लाइट आ रही है, ठीक है, और उसके बाद आपने यहां पे एक छोटा सा ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया, किसमें, इसके ऑब्स्टेकल में, लाइट के उसके अंदर आपने एक छोटा सा ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया, ठीक है, ऑब्स्टेकल, टाइनी ऑब्स्टेकल प्लेस कर दिया, लाइट जा रही थी। अब लाइट के कंपैरिजन में जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो तो बड़ा ही माना जाएगा। तो अगर हम लाइट को देखेंगे तो उसके ऑब्जेक्ट में लाइट, ऑब्जेक्ट ऐसे मान सकते हैं, ठीक है, और यहां से लाइट आ रही है इधर से। बहुत सारी बना दी, दो बना देते हैं चलो। क्या है, कांपता हूं, लग रहा तुम्हें ऐसा क्या, लाइट आ रही है और एक टाइनी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन बोला है जब बहुत दूर से लाइट आ रही है और बीच में आपने एक ऑब्स्टेकल प्लेस कर दिया, अ ब्राइट स्पॉट इज सीन एट द सेंटर ऑफ शैडो ऑफ द ऑब्स्टेकल। जब लाइट आ रही है यहां से, जैसे कि क्या बनेगी स्क्रीन पे, अगर यहां से लाइट आ रही है इसकी स्क्रीन पे क्या बनेगी, शेडो बनेगी, ठीक है। तो बोला जो स्क्रीन पे इसकी शेडो बन रही है, शेडो के सेंटर पे एक व्हाइट स्पॉट आता है, एक लाइट स्पॉट आता है, तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है। लाइट आ रही है, बीच में ऑब्स्टेकल है, बोला जो इसकी शेडो बनेगी यहाँ पे स्क्रीन पे कहीं भी,
तो उसके सेंटर पे एक स्पॉट आएगा। तो स्पॉट क्यों आ रहा है? तो इसका सिंपल सा आंसर, जब लाइट आ रही है, जब लाइट इन दो कोनों पे जाके टकराएगी, किस कोने पे? इस कोने पे और इस कोने पे। कोने पे क्या होता है? कोने पे जब लाइट टकराती है तो बेंड होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन। यही इसकी डेफिनेशन थी, बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड कॉर्नर। जब लाइट इस कोने पे और इस कोने पे टकराएगी, तो टकराने के बाद क्या होगा? यहाँ पे पैटर्न फॉर्म करेगी। तो ये जो लाइट यहां से चली और जो लाइट यहां से चली, ये सेंटर पे पहुंच के, गंदी लाइन बनी, जब ये दोनों सेंटर पे पहुंचेंगे तो दोनों के लिए पाथ लेंथ क्या आएगी? सेम आएगी। जब पाथ लेंथ सेम आएगी तो यहाँ पे सेंटर पे पाथ डिफरेंस कितना आएगा? 0। जब सेंटर पे पाथ डिफरेंस 0 आएगा तो क्या मिलेगा हमें? वहां पे व्हाइट स्पॉट मिलेगा। तो क्या लिखोगे इसको? ठीक है, व्हेन लाइट, ठीक है, शॉर्ट में लिख दें, लाइट, ठीक है, विल गेट डिफ्रैक्टेड फ्रॉम द edges of tiny object and at the center of shadow। तो पाथ डिफरेंस आएगा, पाथ डिफरेंस इज 0, so it will form a bright spot। ठीक है, क्या करेगा वो? सेंटर पे एक ब्राइट स्पॉट फॉर्म करेगा। ऐसे सारे क्वेश्चन जितने भी हैं सब कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, छोड़ नहीं सकते भाई। एक ये क्वेश्चन, ये सीबीएसई में 3 मार्क्स का आया हुआ है। ये क्वेश्चन सीबीएसई में 3 मार्क्स का आया हुआ है। आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन उन्होंने थोड़े से सिंबल चेंज कर दिए। तो सिंबल चेंज करने की वजह से कुछ बच्चों को ये क्वेश्चन बहुत टफ लगता है। अब क्वेश्चन में क्या बोला? फॉर अ सिंगल स्लिट ऑफ विड्थ ए, सिंगल स्लिट ऑफ विड्थ ए, द फर्स्ट मिनिमम of interference pattern of monochromatic light of wavelength lambda occurs at an angle of lambda by a। सिंगल स्लिट की बात कर रहा है तो मतलब किसकी बात कर रहा है? वो डिफ्रैक्शन की बात कर रहा है। डिफ्रैक्शन में बोला जो फर्स्ट मिनिमा आएगा वो लैम्डा बाय ए पे आता है। बोला डिफ्रैक्शन में जो फर्स्ट मिनिमा आएगा वो लैम्डा बाय ए पे आता है। तो चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डिफ्रैक्शन की, वो मिनिमा की बात कर रहा है। मुझे पता है डिफ्रैक्शन में मिनिमा की कंडीशन होती है ए साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। तो फॉर फर्स्ट मिनिमा, फॉर फर्स्ट मिनिमा के लिए एन कितना हो गया? 1। तो ए साइन थीटा कितना आ गया? लैम्डा। स्मॉल एंगल के लिए साइन थीटा क्या होता है? थीटा। तो थीटा कितना आ गया? स्मॉल एंगल के लिए साइन थीटा इज कंपेरेबल टू थीटा। थीटा कितना आ गया? लैम्डा बाय। तो जो पहली स्टेटमेंट वही बोल रहा है कि इस डिफ्रैक्शन के अंदर पहला मिनिमा कितने किस पे आएगा? लैम्डा बाय ए पे आएगा। ठीक है इतना। फिर बोल रहा है एट द सेम एंगल ऑफ लैम्डा बाय ए, फिर से सेम एंगल कितना? वही जो यहाँ पे एंगल आया है लैम्डा बाय ए, वही एंगल लैम्डा बाय ए यहाँ पे आ गया। वी गेट अ मैक्सिमम फॉर 2 नैरो स्लिट्स सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ए। जब 2 स्लिट्स की बात कर दी तो 2 स्लिट्स में क्या होता है? इंटरफेरेंस। क्या होता है? इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या होती है? इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या होती है? इंटरफेरेंस की कंडीशन होती है कि ए तो वहां पे आता ही नहीं, वहां पे क्या आता है? डी साइन थीटा। याद है? इंटरफेरेंस में क्या होता है? डी होता है। जहां पे डी क्या होता है? डी होता है। 2 स्लिट्स थी, उनके जो बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है? डी है। क्या होती है? डी। और यहां पे ए क्या है? जो सिंगल स्लिट है, उस सिंगल स्लिट की जो विड्थ है वो ए है। जो हमने थ्योरी पढ़ी है उस थ्योरी में डी होता है। ठीक है, बट इस क्वेश्चन में इन्होंने उस डी को डी नहीं लिया। क्या बोला इस क्वेश्चन के अंदर? वी गेट अ मैक्सिमम फॉर 2 नैरो स्लिट्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ए।
तो इस क्वेश्चन में उसने डी लिया ही नहीं, क्या लिया है, इसको उन्होंने ए ही माना है। तो जहां डी था वहां पे क्या हो गया, ए हो गया। और फर्स्ट मैक्सिमा के लिए क्या आएगा, फर्स्ट मैक्सिमा के लिए एन कितना हो गया, 1। तो ए एंगल थीटा कितना आएगा, लैम्डा थीटा कितना आएगा। ठीक। तो दोनों एंगल पे एक में क्या आ रहा है, मैक्सिमा, एक में क्या आ रहा है मैक्सिमा, और एक में क्या आ रहा है मिनिमा। लेकिन यहां जो ए है वो एक विड्थ की स्लिट है, यहां जो ए है वो क्या है, जो दो स्लिट्स हैं उनके बीच का गैप ए है। तो दोनों ए अलग अलग हैं, यहां ए अलग चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहां पे ए अलग चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। बट क्वेश्चन के हिसाब से लग रहा है कि ये लैम्डा बाय ए और वो लैम्डा बाय ए सेम है, ठीक है। पर यहां पे डिफ्रैक्शन में ए अलग चीज है, इंटरफेरेंस में ए अलग चीज है। समझ में आ गया। ये 3 मार्क का क्वेश्चन है सीबीएसई में, सीबीएसई के अंदर ये 3 मार्क का क्वेश्चन था ये। समझ में आ गया, समझ में आ गया, ठीक है। करें आगे, आगे करते हैं। आगे है, इन द एक्सपेरिमेंट ऑन डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट शो दैट intensity of diffraction fringes decreases as the order n increases। ठीक है, ऑर्डर एन का मतलब पहला मैक्सिमा, दूसरा मैक्सिमा, तीसरा मैक्सिमा, जैसे जैसे मैक्सिमा बढ़ेगा जो इंटेंसिटी है वो कम होती रहेगी। ठीक है, ये हमने थ्योरी में डिस्कस किया था। और ये जो डायग्राम है इंटेंसिटी का, उससे भी क्लियरली पता लगता है कि डिफ्रैक्शन में इंटेंसिटी क्या होती है, डिफ्रैक्शन के अंदर इंटेंसिटी जो है वो कम होती रहती है। बोला प्रूव करो, ये हमें प्रूव करना है। तो मैं ये पता देखो कि हमने जो प्रूव किया था ये मैक्सिमा की जो कंडीशन आती है, मैक्सिमा की कंडीशन वैसे थी ए साइन थीटा इज इक्वल टू 2n+1 इंटू लैम्डा बाय 2। ठीक है, तो मैं पता है देखो फॉर फर्स्ट मैक्सिमा, जो फर्स्ट मैक्सिमा था, फर्स्ट मैक्सिमा में हम पूरी स्लिट के 3 बराबर पार्ट करते थे। पहले मैक्सिमा के लिए क्या करते हैं, उसके हम 3 बराबर पार्ट करते हैं। जब n में 1 चूज करो तो कितना आएगा, 3 लैम्डा बाय 2 आएगा। तो 3 लैम्डा बाय 2 हो गए। 2 लैम्डा बाय 2 से क्या मिलता है हमें, मिनिमा। और ये अकेला क्या देता है, मैक्सिमा। मतलब पहले केस में ये दो पोर्शन, जो 2/3 पोर्शन है, उससे मुझे मिनिमा मिल रहा है। तो कितनी विड्थ कंट्रीब्यूट कर रही है लाइट को, कितनी विड्थ, मतलब पूरा ही, अगर ये 1 1 1 3 पार्ट थे तो 3 पार्ट में से 2 पार्ट तो चले गए, मिनिमा कितना पार्ट आ गया, एक पार्ट आ गया। एक पार्ट मतलब 1/3। तो फर्स्ट मैक्सिमा में ओनली 1/3 ऑफ विड्थ कंट्रीब्यूट टू इंटेंसिटी। हमें पता है इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्लिट विड्थ स्क्वायर, ये हमने कल लिखा था। इंटेंसिटी क्या आती है, जो स्लिट विड्थ है, स्लिट, तो यार लिख नहीं पा रहे हम, क्या नहीं ढंग से लिखेंगे, स्लिट विड्थ स्क्वायर। तो यहाँ 1/3 कर रहा है, यहाँ जो विड्थ है वो सिर्फ 1/3 आ रही है। 1/3 का स्क्वायर क्या आएगा, 1/9। तो यहाँ कितना आएगा, अप्रोक्सीमेट 1/9 की फॉर्म में आएगा। किसके लिए, किसके लिए, फर्स्ट मैक्सिमा के लिए। ठीक है, फिर फॉर सेकंड मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा के लिए एन कितना आएगा, एन में 2 पुट करो तो कितना हो गया, मतलब इसके 1 2 3 4 5 पार्ट आएंगे, लैम्डा बाय 2, 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 ये दो मिनिमा, ये दो। तो ये अकेला क्या देगा, अब यहां कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, 1/5। तो 1/5 अगर विड्थ हो गई तो उसका स्क्वायर कितना आएगा, 1/25। सिर्फ 1/25 पार्ट होगा इंटेंसिटी के लिए, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो इंटेंसिटी क्या आएगी, 1/5 का स्क्वायर 1/25 टाइम्स। तो यहां 1/9 था,
यहाँ 1/25, फिर 1/49 एंड सो ऑन, ठीक है। हेंस इंटेंसिटी डिक्रीजेस एज एन इंक्रीजेस। जैसे जैसे एन बढ़ेगा वैसे वैसे जो इंटेंसिटी है वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, ठीक है। अगला पोर्शन, इसमें लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कब से लगे हुए हैं गधों की तरह। क्या आएगा इसमें, दो नैरो स्लिट्स हैं, दो नैरो स्लिट्स हैं, दे आर illuminated by single monochromatic source, name the pattern obtained on the screen। दो सोर्स से कौन सा पैटर्न मिलता है, जब दो सोर्स यूज करते हैं, दो स्लिट्स यूज करते हैं, तो दो स्लिट्स से मुझे पैटर्न मिलता है इंटरफेरेंस, ठीक है। तो पहले कौन सा पैटर्न आएगा, पहले मेरे पास आएगा इंटरफेरेंस पैटर्न, पहले मुझे क्या मिलेगा, इंटरफेरेंस पैटर्न, ठीक है। अब बोला है दो स्लिट्स में से वन ऑफ द स्लिट इज नाउ कंप्लीटली कवर्ड, एक स्लिट को बंद कर दिया, तो कितनी बच गई, एक। एक से क्या मिलेगा, जब दो से मिलता है इंटरफेरेंस तो एक से क्या मिलेगा, डिफ्रैक्शन। एक होता है YDSC, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जो इंटरफेरेंस देता है। एक है सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, वो क्या देता है, डिफ्रैक्शन। तो सिंगल स्लिट होगी तो क्या आएगा, डिफ्रैक्शन। तो व्हाट इज द नेम ऑफ द पैटर्न नाउ ऑब्टेन, तो डिफ्रैक्शन हो गया। ड्रॉ इंटेंसिटी पैटर्न ऑब्टेन इन टू केसेस, जो उन दोनों का जो इंटेंसिटी पैटर्न आएगा उसके हमें डायग्राम ड्रॉ करने हैं। तो डायग्राम ड्रॉ करना हमें आता ही है, क्या करोगे, जो इंटेंसिटी का आता है किसका, मतलब इंटरफेरेंस का, इंटरफेरेंस में क्या होता है, सारे मैक्सिमा क्या होते हैं, इंटरफेरेंस में सारे मैक्सिमा क्या होते हैं, सेम होते हैं। जब भी डायग्राम आएगा ड्रॉ करने के लिए तो हमेशा आपको एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे जो वेरिएबल्स हैं वो दिखाने हैं। यहाँ पे वर्टिकल एक्सिस पे क्या है, इंटेंसिटी, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे पाथ डिफरेंस और फेज दोनों आ सकते हैं। ये जीरो है, पहला मैक्सिमा मिलता है हमें लैम्डा पे, अगला 2 लैम्डा पे, अगला 3 लैम्डा पे, दोनों के बीच में मिनिमा 3 लैम्डा बाय 2 और 5 लैम्डा बाय 2 एंड सो ऑन, ठीक है। ये किसका है, ये है हमारे पास डिफ्रैक्शन में क्या होता है, वो कम होता था, अभी पीछे भी ड्रॉ किया था उस years में। तो इसमें मिनिमा मिलता है लैम्डा पे, फिर 2 लैम्डा, ये डिफरेंस है। वही बोले इसमें इसमें क्या डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस है, ये 3 लैम्डा बाय 2, ये 5 लैम्डा बाय 2 एंड सो ऑन। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है इंटेंसिटी, तो सिर्फ ड्रॉ करनी है आप, ठीक है। इसमें लिखा हुआ ड्रॉ इंटेंसिटी पैटर्न ऑब्टेन इन टू केसेस, आल्सो राइट द टू डिफरेंसेस बिटवीन द पैटर्न्स ऑब्टेन इन द अबव टू केसेस। इसमें डिफरेंसेस क्या क्या दिख रहे हैं आपको, यही आप लिख सकते हो, क्वेश्चन आता है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। तो एक इसमें डिफरेंस ये है कि इंटरफेरेंस के अंदर ऑल मैक्सिमा आर ऑफ सेम इंटेंसिटी, लेकिन डिफ्रैक्शन में क्या है, विद इंक्रीज इन एन जो इंटेंसिटी है वो क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, एक डिफरेंस हो गया। सेकेंड डिफरेंस ये है यहाँ पे लैम्डा 2 लैम्डा एन लैम्डा पे मैक्सिमम मिलता है, और यहाँ पे एन लैम्डा पे क्या मिल रहा है, मिनिमा, ठीक है। यहाँ पे जो दो डिफरेंसेस हैं, डिफरेंसेस क्या है, एन लैम्डा मैक्सिमा है, किसके लिए, इंटरफेरेंस के लिए, और यही एन लैम्डा क्या है, मिनिमा, किसके लिए, डिफ्रैक्शन के लिए। एन लैम्डा पे एक में मिनिमा मिलता है और एक में मैक्सिमा। सेकेंड डिफरेंस यह ऑल मैक्सिमा आर ऑफ सेम
इंटेंसिटी किसके अंदर? इन इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस के अंदर सारे मैक्सिमा क्या होते हैं? सेम इंटेंसिटी के। बट इन डिफ्रैक्शन इंटेंसिटी डिक्रीजेस एज ऑर्डर n इंक्रीजेस। समझ में आ गया? हम्म, ओके, आगे करें, खत्म होने वाले हैं। ये भी सेम चीज है। इसमें क्या लिखा हुआ है? एक्सप्लेन द फीचर्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटरफेरेंस पैटर्न इन YDSC विद डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्टेन ड्यू टू सिंगल स्लिट। ठीक है, इसमें दो डिफरेंस तो यही हो गए कि एक में एन लैम्डा पे मैक्सिमा मिलता है और एक में एन लैम्डा पे मिनिमा मिलता है। एक डिफरेंस ये हो गया। एक डिफरेंस और भी लिख सकते हो आप इन दोनों के अलावा। एक डिफरेंस और है कि इंटरफेरेंस में सारी फ्रिंजेस सेम विड्थ की होती हैं। ठीक है, इंटरफेरेंस सबकी क्या होती है वैल्यू? लैम्डा डी बाई डी। बट डिफ्रैक्शन में क्या होता है? जो सेंटर वाला होता है वो डबल होता है किसका? साइड मैक्सिमा का। इसमें जो सेंटर का होता है वो क्या होता है? डबल होता है साइड मैक्सिमा का। तो तीन डिफरेंस हो गए, इतने बहुत हैं। ठीक है, नहीं इसमें सिर्फ दो लिखने हैं। मैंने तुम्हें तीन बता दिए, तो तीन में से कोई भी दो लिख लेना। ठीक, और है, खत्म। इतना ही आज की क्लास में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय। हाँ।